द नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन। और जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन को मेजर आउट करने के दो तरीके होते हैं, दैट इज थ्रू सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। सो सीपीआई स्टैंड फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडाइसेस एंड डब्ल्यूपीआई स्टैंड फॉर होलसेल प्राइस इंडाइसेस। और इन दोनों ही बास्केट्स है। अब ये एक्चुअली में है क्या, कंज्यूमर और होलसेल प्राइस इंडाइसेस, ये दोनों ही बास्केट्स हैं जो इकोनॉमिस्ट ने केयरफुली मेजर आउट करके कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ प्रोड्यूस ऐसे हैं जो सीपीआई बास्केट में डाले हैं और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो डब्ल्यूपीआई बास्केट में डाले हैं। फिर उनकी परफॉर्मेंस, उनकी प्राइस परफॉर्मेंस को ओवर अ पीरियड एनालिसिस करके ये पता चलता है क्या कि इनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं। तो जब भी उनके प्राइसेस प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड से बढ़ते हैं या इंक्रीज होते हैं तो वहाँ पे इन्फ्लेशन आता है, यानी महंगाई आ रही है। और अगर उनके प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड से उनके प्राइसेस घट रहे हैं तो इसका मतलब है वहाँ पे डिफ्लेशन आ रहा है या फिर इन्फ्लेशन नहीं। डिफ्लेशन का मतलब ये है कि प्राइस घट रहे हैं, इन्फ्लेशन का मतलब है प्राइस बढ़ रहे हैं, या फिर अगर कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, ना तो प्राइस घटेंगे ना फिर प्राइस बढ़ेंगे। So inflation is defined as a general increase in the price level of goods and services in the economy leading to an erosion of purchasing power of money। तो इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या होता है कि जो मान के चलिए 100 रुपीज का नोट है, आप लोगों को खुद को पता होगा कि 100 रुपीज के नोट में पहले 2 लीटर पेट्रोल आता था। जैसे आज से 5 से 6 साल पहले 50 रुपीज का पेट्रोल हुआ करता था और आज 100 रुपीज के अंदर ओनली 1 लीटर ऑफ पेट्रोल यू विल गेट। तो अब इससे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन यानी पेट्रोल के दाम बढ़ने से क्या हो रहा है, मनी की जो परचेजिंग पावर है वो घट रही है। 100 रुपए के नोट की वैल्यू जो 2 लीटर हुआ दो लीटर हुआ करती थी वो 1 लीटर रह गई है। तो इसको बोलते हैं इरोजन इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इन्फ्लेशन कैन बी कॉज बाय डिमांड पुल फैक्टर्स। डिमांड पुल फैक्टर्स मतलब एक्सेस डिमांड होने से। कोई भी मान के चलिए जब भी क्योस आता है तो वहां पे क्या आता है, सब्जियों के फल के दाम बढ़ जाते हैं। कभी जैसे पैंडेमिक हुआ तो लोगों ने खाना स्टोर कर दिया, फूड प्रोडक्ट स्टोर करने स्टार्ट कर दिए लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज अमाउंट में। तो उसमें क्या होगा, डिमांड पुल फैक्टर से क्या होता है, खाने पीने की चीज़ें फिर महंगी हो जाएगी। और कुछ होता है कॉस्ट पुश पुश फैक्टर से। कॉस्ट पुश फैक्टर्स कैसे होते हैं, जैसे मान के चलिएगा कि जो लॉजिस्टिक्स कंपनी है उन्होंने स्ट्राइक कर दी। अब उससे क्या होगा, लॉजिस्टिक्स का मतलब ये हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में फिर दिक्कत आएगी। अब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी तो फिर कॉस्ट पुश फैक्टर की वजह से कॉस्ट महंगी हो जाएगी। तो दोनों ही फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लेशन रहता है। लेकिन हाल फिलहाल में जो भी हमारे सिस्टम में इन्फ्लेशन है वो किसकी वजह से, कॉस्ट पुश फैक्टर्स की वजह से है, ना कि डिमांड पुल फैक्टर्स की वजह से। कॉस्ट पुश की वजह से इन्फ्लेशन अभी बढ़ रहा है सिस्टम के अंदर। सो जनरली इन्फ्लेशन इज मेजर्ड आउट इन 2 ways, दैट इज एट द होलसेल लेवल जिसको हम होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, ऑन एंड रिटेल लेवल जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स प्रोड्यूसर्स के बिहाफ पे हो गया और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर्स के बिहाफ पे हो गया। ठीक। टिपिकली इकोनॉमिस्ट डिफाइन अ बास्केट ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कि मैं बता रहा था बास्केट ऑफ प्रोडक्ट होती है डब्ल्यूपीआई और ओपीआई पे, based on the general consumption in the economy and compute its price based on the wholesale price and retail price defining WPI and CPI respectively। ठीक। तो एक रिपोर्टिंग पीरियड से दूसरे रिपोर्टिंग पीरियड का जब वो प्राइस फ्लक्चुएशन को एनालिसिस करते हैं उससे पता चलता है कि वेदर द इकोनॉमी इज गोइंग इनटू इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ठीक है। देन अनदर पैरामीटर टू मेजर आउट इन मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का क्या मतलब होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब होता है बेरोजगारी। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रेफर्स टू द एलिजिबल एंड विलिंग टू वर्क अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन परसेंटेज टर्म्स। तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट मेजर आउट करने में केवल वो ही लोग इंक्लूड करे जाते हैं जो लोग काबिल होते हैं और इच्छा भी होती है उनकी काम करने की, लेकिन उनको काम मिलता नहीं है। फॉर दैट मैटर जैसे मान के चलिए कोई बीटेक है, बीटेक मैकेनिकल है, मैकेनिकल ब्रांच से किसी ने बीटेक करी है, तो ही इज अ क्वालिफाइड पर्सन एंड ही इज ऑल्सो विलिंग टू वर्क। बट सिस्टम में एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, इकोनॉमिक ड्रॉडाउन ऐसा हो गया है कि वहाँ पे उसको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, तो ही इज अनएम्प्लॉयड फॉर द रीजन बियॉन्ड हिज कंट्रोल। तो वहाँ पे क्या आएगा, इकोनॉमिक लैप्सेस की वजह से ऐसा हो रहा है। Higher employment means income which improves the ability of people to spend and which implies the potential growth in the economy। ठीक है। तो जितना कम एम्प्लॉयमेंट रेट होगा उतना इकोनॉमी के लिए बढ़िया होता है, उसकी करेंसी के लिए बढ़िया होता है, उसकी जीडीपी के लिए बढ़िया होता है और एज अ होल पूरी इकोनॉमिक सिस्टम के लिए बढ़िया होता है। द नेक्स्ट इज फ्लोज फ्रॉम एफडीआई एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, दैट इज एफपीआई। तो पहले डिफरेंस समझ लेते हैं एफडीआई और एफपीआई में।
सो जब एफ के थ्रू इन्फ्लोज होते हैं इंडिया के अंदर तो वो सेकेंडरी मार्केट में होते हैं। तो ये समझ लीजिए स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म से जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन कंपनीज इंडियन कॉर्पोरेट्स में पैसा लगाती हैं उनको हम एफ में इंक्लूड करते हैं। और वो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो कंपनीज में डायरेक्टली प्राइमरी मार्केट के थ्रू पैसा लगाती हैं उनको हम एफ बोलते हैं। So foreign capital flows to a country can be either in active form known as FDI or in the passive form known as FPI. In case of FDIs, investing entities participate in the decision making and drive the businesses. However, the portfolio investment, as the name indicates, is an investment in the markets, यानी equity bought by foreign portfolio investor without any management participation. तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है जनरली जो एफडीआई होती है वो जेवी की फॉर्म में हो सकता है। जैसे मान के चलिए मारुति सुजुकी, जैसे मारुति इज अ इंडियन कंपनी और सुजुकी ने भी इंडियन मारुति कंपनी को क्या दिया है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन दिया है या फिर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जेवी था ये। जैसे हीरो होंडा हो गया तो हीरो का अपना कैपिटल हो गया यहाँ पे और प्लांट हो गया, और होंडा ने क्या किया अपनी इंजन टेक्नोलॉजी दे दी, तो ये क्या होगा एफडीए में इंक्लूड होगा। लेकिन मान के चलिए कोई भी कंपनी है या कोई फॉरेन इन्वेस्टर है वो इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदता है पार्टिसिपेशन के पर्पज से नहीं, बस इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कि उसकी इनकम पे या फिर उसकी सेविंग्स के ऊपर उसको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाए। तो जब ये पर्पस होता है तो वो एफ में काउंट होता है और एफ को सेबी के साथ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड भी होना पड़ता है टू वर्क या फिर टू इन्वेस्ट इन द इंडियन मार्केट एज अ एफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। लेकिन एफ के केस के अंदर जो डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट का दैट इज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स द डिसीजन मेकिंग या फिर रनिंग द बिजनेस। तो यहाँ पे एक्चुअल इंडियन कंपनीज को इन्फ्लुएंस करते हैं थ्रू डिसीजन मेकिंग, लेकिन एफपीआई में इट्स जस्ट अबाउट द डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स, दैट्स इट। अब फिस्कल पॉलिसी एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। फिस्कल पॉलिसीज कौन लेकर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और फिस्कल पॉलिसी का मतलब हो गया बजटरी पॉलिसी जिसके अंदर वो टैक्सेशन आता है, बजटरी पॉलिसी टैक्सेशन। So fiscal policy contains the measure of the government which deals with its revenue and expenses. Fiscal measures are important in an economy because when government changes the measure of its income, primary source of being taxation. देखिए गवर्नमेंट की सबसे प्राइमरी इनकम क्या है, टैक्सेशन। वो डिफरेंट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं जिससे उसको इनकम जनरेट होती है या फिर रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर वो ऐसे मॉडल्स बनाते हैं जिसको रेवेन्यू उसको फिर कहाँ खर्च करेगी, तो वो हो गया उसके लिए एक्सपेंसिव। सो एंड एक्सपेंडिचर जो कि किस सेक्टर में हो सकता है, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, पुलिस में, मिलिट्री फोर्सेज में, या फिर उनका मेजर चंक कहाँ जाता है जो उन्होंने पैसा उधार लिया है, जो भी डेवलपमेंट करने के लिए पैसा उधार लिया है उसका जो इंटरेस्ट पे करना होता है उसमें, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को सही करने के अंदर, वेलफेयर बेनिफिट्स एट्सेट्रा। It influences aggregate demand, supply, savings, investment, even employment भी and overall economic activity in the country. जैसे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी रहेगी उसी हिसाब से पूरा इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप होता है। तो मान के चलिए अगर एजुकेशन में वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा, स्किल लेबर निकलेगी और स्किल लेबर से क्या होगा, फिर R&D बढ़ेगी और सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, तो डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से होगी। अगर वो हेल्थ केयर में करेंगे तो यहाँ के लोगों का एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा होगा और यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी। अगर वो पुलिस और मिलिट्री फोर्सेस पे करेंगे तो क्या होगा, सेफ गार्ड या सेफ्टी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी यहाँ पे। और अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी अच्छे करते हैं तो उससे क्या होगा, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से फॉलो करेंगे। तो इसी तरीके से हर एक एक्टिविटी का या फिर हर एक इन्वेस्टमेंट का या फिर हर एक एक्सपेंडिचर जो भी गवर्नमेंट करती है किसी भी एक सेक्टर में, वहाँ पे फिर बेनिफिट अक्रू होने स्टार्ट हो जाते हैं। So if budgeted excess of the government's expenditure over its revenue in a specific year, it's known as fiscal deficit. तो fiscal deficit क्या होता है, जब गवर्नमेंट का खर्चा उसकी इनकम से ज़्यादा होता है। तो डेफिसिट का मतलब क्या है, डेफिसिट का मतलब हो गया उतना कम होना या नुकसान होना। एंड द करंट अकाउंट बैलेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द रिसीट्स एंड द पेमेंट। करंट अकाउंट बैलेंस क्या होता है कि जब देखिए कोई भी कंट्री है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में इन्वॉल्व होती है, तो जब उसके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है तो वहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। और अगर उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट्स कम है तो वहाँ पे करंट अकाउंट सरप्लस हो जाएगा। तो देन अगेन फिस्कल पॉलिसी इज कैटेगराइज एज न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी जिसके अंदर कोई भी इनकम एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं आएगा, यानी वोट ऑन अकाउंट हो गया एक तरीके से। नो मेजर चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन द फिस्कल पॉलिसी।
एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी क्या हो गया, जिसके अंदर गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी या ज़्यादा बजट एलोकेशन करेगी, बजट एलोकेशन ज़्यादा करेगी। तो बजट एलोकेशन वो तब ज़्यादा करती है जब इकोनॉमी के अंदर रिसेशन हो या फिर डिमांड कम हो। तो डिमांड पुल यानी डिमांड पुल फैक्टर को बढ़ाने के लिए फिर गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है, नए नए प्रोजेक्ट्स लगाएगी ताकि लोगों के घर में पैसा पहुंचे, इनडायरेक्टली पैसा पहुंचे, इनकम पहुंचे, सैलरी पहुंचे। और तीसरी कौन सी होती है, कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी तब होगी जब गवर्नमेंट कम खर्चा करेगी, मतलब उसको फिर सरप्लस आएगा, बजट सरप्लस आएगा, बजट डेफिसिट नहीं आएगा। और ऐसा तब होता है जब गवर्नमेंट ऑलरेडी, जैसे मान के चलिए किसी इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर अगर इन्फ्लेशन बहुत राइजिंग है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई किस लिए बढ़ती है, क्योंकि लोगों पे लिक्विडिटी होती है, पैसा आसानी से पहुंचता है। तो जब पैसा आसानी से पहुंचता है या फिर सर्कुलेशन के अंदर पैसा ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होती है, गवर्नमेंट फिर उस सर्कुलेशन से पैसों को स्क्वीज आउट कर देती है। तो उसके केस में क्या होगा, बजट एलोकेशन फिर गवर्नमेंट रिड्यूस कर देती है, और उससे क्या होगा, फिर प्रोजेक्ट नए नए नहीं आएंगे और फिर उसका इम्पैक्ट पूरे सिस्टम पे दिखने लग जाता है। So in contractionary fiscal policy, fiscal measures when the government spending is lower than its income and the government uses the excess income to repay its debt and obligation or to acquire assets, जो कि नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी है सारी, कि अपना पहले का लोन चुका देना या फिर कोई फॉरेन या फिर कोई वैसा एसेट उठा लेना जिससे उसको प्रोडक्शन नहीं होगी, जिससे जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला। Then next is monetary policies and their impact on economy. देखिए monetary policy is being controlled and managed by the central bank of any country. तो ये सेंट्रल बैंक रिलेटेड पॉलिसी होती है, और सेंट्रल बैंक इंडिया का कौन सा है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। क्यों, मॉनेटरी पॉलिसी समहाउ रिलेटेड विद इन्फ्लेशन और सर्कुलेशन ऑफ मनी। एक इकोनॉमिक सिस्टम में सर्कुलेशन ऑफ मनी का पूरा कंट्रोल किसके पास रहता है, सेंट्रल बैंक के पास रहता है। तो मान के चलिए अगर सर्कुलेशन ऑफ मनी बहुत अच्छा, तो लोग इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे ना, क्योंकि पैसे का फ्लो बहुत अच्छा रहेगा एक सिस्टम के अंदर। और वहीं पे अगर सर्कुलेशन ऑफ मनी बहुत वीक है, और मान के चलिए कि पैसा आसानी से फ्लो नहीं हो रहा है और ज़्यादा गवर्नमेंट ने होल्ड करके चल रखा है, तो वहाँ पे क्या होगा, चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं होगी, इनकम अच्छे से नहीं आएगी, तो उसमें क्या होगा, डिमांड जो है ना वो एकदम से अपने आप ही श्रिंक हो जाएगी। तो इसी अब जो सेंट्रल बैंक है उसके पास बहुत सारे तरीके होते हैं कि ये पूरा सर्कुलेशन ऑफ मनी को कैसे कंट्रोल करता है, तो उसी को ही समझते हैं। सो मॉनेटरी पॉलिसीज एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल बैंक इन एन इकोनॉमी डील विद द मनी सप्लाई, और मनी सप्लाई से वो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट दोनों को कंट्रोल करते हैं। और इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट की बात आएगी तो प्राइस अपने आप ही फिर कंट्रोल हो जाएंगे, है ना। सो सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट विद टूल्स। अब इनकी क्या क्या टूल्स होते हैं, सच एज रेपो रेट। तो ये वो रेट होता है जिसपे आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंक को लेंडिंग करता है, और दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। तो वो रेपो रेट होता है, ये वो रेट होता है जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक से बोरो करता है। सो द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। और फिर होता है कैश रिजर्व रेशो। ये वो रेशो होती है इस रेशो के अंदर सारे कमर्शियल बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ इतना डिपॉजिट रखना पड़ता है, तो कैश रिजर्व रखना पड़ता है। So minimum percentage of the total deposits which commercial banks have to hold as cash reserve with the central bank, ठीक है। Then another one is statutory liquidity ratio, जिसको SLR भी बोला जाता है। तो ये टोटल डिपॉजिट का वो परसेंटेज अमाउंट है जो कमर्शियल बैंक्स को कितना लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है। लिक्विड फॉर्म मतलब दे हैव टू इन्वेस्ट इन द गोल्ड, दे हैव टू इन्वेस्ट इन द इंस्ट्रूमेंट्स विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड कैश। तो वो हो गया गोल्ड मान के चलो, और या फिर गवर्नमेंट के बॉन्ड मान के चलो, ठीक है। सो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो विच कमर्शियल बैंक्स हैव टू होल्ड इन कैश इक्विवेलेंट सच एज गोल्ड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज, तो गोल्ड एंड बॉन्ड्स के अंदर। देन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सचेंज रेट एंड ट्रेड डेफिसिट्स। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री में या तो अपना प्रोड्यूस बेचती है या फिर एक कंट्री दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करती है या फिर उनका प्रोड्यूस मंगाती है। सो इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू द टोटल ट्रेड दैट अ कंट्री डज विद ऑल अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द स्टेटमेंट शोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो पेमेंट्स होती है उन दोनों की बैलेंसिंग फिगर को क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। So balance of payment statement is broadly divided into two accounts, namely current account and capital account. So current account has all the details of the transaction on revenue account, which import and export of goods and services.
while the capital account captures all the capital flows यानी FDIs, FIIs, loans and grants. तो इसमें दोनों में क्या होगा, या तो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा या कैपिटल अकाउंट डेफिसिट होगा. और डेफिसिट कब होगा, जब हमारे देश से पैसा गया ज़्यादा होगा और दूसरे देश से पैसा आया कम होगा. ठीक है. और सरप्लस कब होगा, जब हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे, हमारे इम्पोर्ट्स कम होंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है आप वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में बैठ के, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में अपने प्रोडक्ट बाय या सेल कर सकते हो. So globalization, simply stating, is the ability of the individual and firms to produce anything anywhere and sell anything anywhere across the world. तो किसी भी पार्ट में बैठ के आप पूरे वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर सकते हो. So it also means that the resources with respect to people and capital will flow to the places where they produce best and earn best. तो मतलब इसका मतलब ये हो गया, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा है, लोग और उनकी कैपिटल उसी तरफ जाएंगी जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ और जहाँ पे रिटर्न सबसे बेस्ट है. ठीक है. तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन के कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं, तो वो डिस्कस कर लेते हैं. पॉजिटिव्स में क्या है, बेस्ट एलोकेशन ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज. तो इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट, इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड मार्केट हो गया. तो उससे क्या होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न और जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होगा, रिसोर्सेज वहीं पे मूव करते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज हो गया, अलग अलग देशों की इकोनॉमीज हैं आपस में मिल गई हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो गई हैं. बेनिफिशियल फॉर एंड कंज्यूमर. तो ग्लोबल विलेज है, तो इससे क्या होगा, एक देश दूसरे देश के कंज्यूमर्स को भी केटर आउट कर सकते हैं. ग्रेटर एक्सेस टू फॉरेन कल्चर. अब जैसे कुछ होता है कि किसी एक कल्चर के अंदर किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, या वहाँ पे प्रोडक्शन किसी एक प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे भी ग्रेटर एक्सेस टू फॉरेन कल्चर का बेनिफिट मिलेगा. लेकिन वहीं पे अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो इंक्रीज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा, अब मान के चलिए सोसाइटल डेवलपमेंट होगा. यहाँ पे अगर एक ही पहलू पे सारे लोग हो जाएंगे, तो जो लोग मतलब अब ये इस तरीके से समझिए कि कुछ लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, सारे लोगों में पैसा डिवाइड हो जाएगा. हाई कंपटीशन फॉर बिजनेस एंटिटीज. कभी कभी क्या होता है, फॉरेन कंपनीज जो होती हैं वो डोमेस्टिक कंपनीज से ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, उनके प्रॉफिट मार्जिन सबसे कम होते हैं, तो वो क्या करती हैं, यहाँ पे दूसरे देशों में जाके अपने प्रोडक्ट्स को डंप कर देती है. फॉर दैट एग्जांपल चाइना की कंपनीज बहुत एफिशिएंट है और वो पूरी वर्ल्ड की मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को डंप करती है. इंटरलिंक्ड इकोनॉमीज इजीली पास ऑन रिस्क फ्रॉम वन टू अनदर. अब किसी देश पे कोई रिस्क आ रहा है, इकोनॉमिक हर्डल है, तो वो क्या करेगा, वो इकोनॉमिक हर्डल पास ऑन कर देगा दूसरे देश पे. कॉस्ट की फॉर्म में भी पास कर सकता है, या कोटास की फॉर्म में भी पास ऑन कर सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि वहाँ पे उस दूसरी कंट्री के अंदर वो प्रोडक्शन अपनी रोकी थी, तो किसी भी फॉर्म के अंदर वो रिस्क को पास ऑन कर सकता है. देन रोल ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन फंडामेंटल एनालिसिस. तो देखिए, इकोनॉमिक एनालिसिस हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड हाउ इट इज लाइकली टू अफेक्ट द पर्टिकुलर बिजनेस. ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ. Studying the GDP growth rate can help us understand what is happening in the overall economy of the country. Understanding the monetary policy and fiscal policy helps us understand whether policy support further growth of the economies or otherwise. तो क्या कह रहा है कि देखिए, जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसका एक सबसेट होता है, एक पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर इंडस्ट्री. ठीक है, तो उस इकोनॉमिक सिस्टम के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो वो पैरामीटर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक बिजनेस को इफेक्ट करते हैं. तो उसी फॉर्म के अंदर वही सारे पैरामीटर्स को हम किस में इंक्लूड करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर. तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, स्टडी ऑफ कंपनीज डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, और कंपनी का जो भी जिस भी एनवायरनमेंट के अंदर कंपनी एग्जिस्ट करती है उसके पूरे एनवायरनमेंट की स्टडी करना, उसको फंडामेंटल एनालिसिस में आता है. Then tracking the metrics such as interest rates, inflation, public expenditure, fiscal deficit help us understand the future direction of the monetary and fiscal policy. तो जो भी गवर्नमेंट के स्टैंसेस होते हैं, जो भी गवर्नमेंट एक कदम उठाती है, तो बहुत आसान होता है कि उसका दूसरा कदम क्या होने वाला है ये समझने के लिए. तो कहीं ना कहीं देखिए, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर, फिजिकल डेफिसिट, दे ऑल आर इंटर रिलेटेड इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये विशियस सर्कल है और विशियस सर्कल के अंदर एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड. तो अगर एक चीज़ में इम्पैक्ट आता है तो इसका इम्पैक्ट या फिर उसका सेट ऑफ दूसरी चीज़ में आपको दिखने लग जाएगा. तो ऑल इन ऑल इसका मतलब ये है. अब देखिए दूसरा, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, सेक्युलर साइक्लिकल एंड सीजनल ट्रेंड्स. तो ये एक विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, तो हर एक इंडस्ट्री के ट्रेंड्स होते हैं.
जैसे मान के चलिएगा मानसून के टाइम में और एग्रीकल्चर सोइंग जब होती है तो फर्टिलाइजर और केमिकल्स कंपनी बहुत बूम पे रहती है क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे ही जब विंटर्स होती है तो शुगर के प्राइसेस थोड़े से बम्प अप कर जाते हैं। तो इसी तरीके से हर एक इंडस्ट्री का एक सीजनल ट्रेंड होता है, तो सीजनल ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सिक्योलर ट्रेंड वो होता है, दे आर ऑफन ड्रिवन बाय डिसरप्शंस कॉज्ड बाय चेंज इन टेक्नोलॉजी, कल्चर, डेमोग्राफी एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस अमंग अदर फैक्टर्स। दे आर ऑफन लॉन्ग टर्म इन नेचर एंड ऑफन कॉज एन इन्फ्लेक्शन इन द बिजनेस लाइफ साइकिल ऑफ एन इंडस्ट्री। ठीक है, तो सिक्योलर ट्रेंड क्या होता है कि मान के चलिए जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलता रहता है, तो जो भी स्टेगनेंट है और वो क्या करता है बहुत लंबे समय के लिए रहता है। मान के चलिए जैसे मैं बताऊं अल्कोहल कंजम्पशन हो गया, तो जैसे मैं ब्रूअरीज की बात कर रहा हूँ, डिस्टिलरीज एंड ब्रूअरीज की बात करूँ, तो उसके अंदर क्या है, उसका जैसा बिजनेस है वो वैसा बिजनेस चलता रहेगा कंजम्पशन के बेसिस पे। अगर लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो चलता रहेगा, कम कंज्यूम करेंगे तो भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो इन बिजनेसेस के अंदर, इन ट्रेंड्स के अंदर कैसे चेंज आता है, जब कोई चेंज टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, या फिर कोई कल्चरल प्रेफरेंसेस में चेंज आता है, या डेमोग्राफिकल कोई चेंज आता है, या फिर कंज्यूमर प्रेफरेंस। तो मान के चलिए लोग विस्की की जगह अगर वाइन पीने लग गए तो सूला विनयार्ड्स एक कंपनी है, तो सूला विनयार्ड के स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, और अगर कुछ और रम पीने लग गए तो और किसी कंपनी के चले जाएंगे। ठीक है, तो सेक्युलर ट्रेंड क्या होता है, जो एक कांस्टेंट उससे चलता रहता है, कांस्टेंट पेस पे चलता रहता है। देन साइकिलिकल ट्रेंड्स, कुछ कंपनीज या कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो साइकिलिकल होते हैं, जो मैंने अभी डिस्कस किया था। तो सोइंग सीजन जब भी होता है, एग्रीकल्चर सोइंग सीजन, तो उसमें केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्टॉक बहुत अच्छा करते हैं। जब बजट आने वाला होता है उससे पहले रेलवे और फर्टिलाइजर स्टॉक भी अच्छा करते हैं। दे आर नॉन परमानेंट ट्रेंड्स दैट रिवर्स ओवर सम टाइम। साइक्लिकल ट्रेंड्स कैन बी ऑब्जर्व एट मेनी डिफरेंट लेवल्स। तो अब बात रही इकोनॉमिक साइकिल की, तो इट रेफर्स टू द टिपिकल प्रोसेस एंड इकोनॉमिक टेक्स टू गो फ्रॉम द एक्सपेंशन टू रिसेशन एंड बैक। तो देखिए इकोनॉमिक साइकिल कैसी होती है, ये पूरा एक विशेष सर्कल है। ठीक है, अब इस विशेष सर्कल के अंदर होगा क्या, कभी कभी इकोनॉमी जो है वो एक्सपेंड करती है, तो मान के चलिए एक्सपेंशन आ गया। फिर कभी कभी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन आ गया। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसको एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में जो फेज होता है बूम का होता है, जब यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ रही होती है, डिमांड बढ़ रही होती है, लोगों को चीज़ें समझ आती हैं। जैसे आप स्टॉक मार्केट का एग्जांपल ले लीजिए, जब स्टॉक मार्केट इंडिया में 1992 में अच्छी तरीके से फैल गई थी, तो धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर जाने लग गई। फिर 2008 तक मान के चलिए पीक आया, जब मॉर्गेज क्राइसिस हुए थे यूएस के अंदर, पीक आया। फिर उसके बाद रिसेशन आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और रिसेशन के बाद फिर लोगों को ये समझ आया कि चलो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई और प्रेफरेंसेस चेंज हो गई, तो दोबारा नई चीज़ों की वजह से इकोनॉमिक साइकिल के अंदर एक डिमांड आ जाती है। और उसके बाद फिर एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, और फिर पीक के बाद फिर दोबारा इकोनॉमिक साइकिल रिसेशन में चली जाती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो इस तरीके से पूरा इकोनॉमिक विशियस सर्कल ऐसे ही काम करता रहता है। तो एक्सपेंशनरी साइकिल को बोलते हैं बूम, जब बहुत डिमांड रहता है और सब कुछ तेज स्पीड से चल रहा होता है और मनी सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। स्लो डाउन कब होता है, जब डिमांड पूरी हो जाती है, लोगों के पेट भर जाते हैं, उन्हें इंटरेस्ट नहीं रहता और प्रोडक्शन गिरती जाती है, डिमांड गिरती जाती है। और रिसेशन, जब स्लो डाउन बहुत लंबे समय तक रहता है तो रिसेशन में आ जाता है, और जब रिसेशन बॉटम आउट होता है तो रिकवरी के मोड पे आ जाता है, और जब रिकवरी थोड़े टाइम के लिए हो जाती है तो फिर दोबारा वो एक्सपेंशन एंड बूम में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये समझ लीजिए ये वाला जो पीरियड है ये रिकवरी है, इसके बाद बूम आती है, और ये जो है ये पीक आउट है, इसके बाद ये आ गया स्लो डाउन, ये स्लो डाउन आ गया, और फिर स्लो डाउन के बाद ये रिसेशन में आ गया। ठीक है, व्हेन स्लो डाउन प्रिवेल्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड, वो रिसेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। Then the commodity cycle, during the expansionary phase the commodity prices tends to go up। क्यों? क्योंकि डिमांड एक्सपेंशनरी फेज में क्या होता है, डिमांड बहुत बढ़ती है। ठीक है, ड्रिवन बाय द इंक्रीज डिमांड एंड द प्राइस टेंड टू फॉल ड्यूरिंग अ रिसेशन। तो रिसेशन में इसका उल्टा होगा, ऑब्वियस सी बात है। इन्वेंट्री साइकिल आर द शॉर्ट टर्म साइकिल दैट अकर विद इन अ कमोडिटी साइकिल। These occur on account of inventory adjustments by producers and customers। तो customers may have huge inventory, may temporarily reduce the procurement. This would result in high inventory pile up at the suppliers and resulting in the fall in the prices। इन्वेंट्री साइकिल का मतलब क्या है, अब देखिए इन्वेंट्री दो तरफ से मैनेज हो रही है, एक वो जो प्रोड्यूसर हैं और दूसरे जो रिटेलर्स हैं।
अब मान के चलिए रिटेलर्स के पास ऑर्डर पाइलअप हो गए हैं, ठीक है, ऑर्डर पाइलअप हो गए हैं, क्यों? क्योंकि दे आर नॉट एबल टू सेल टू द एंड कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर ने ऑर्डर नहीं दिया या फिर वो बेच नहीं पा रहे किसी रीजन की वजह से। अब ये जो प्रोड्यूसर हैं ये प्रोडक्शन करते रहेंगे तो इनकी इन्वेंट्री भी पाइलअप होती रहेगी, जब डिमांड ही नहीं होगी इनके प्रोडक्ट की तो इनकी इन्वेंट्री पाइलअप होगी। तो दोनों ही तरीके से हमें एनालिसिस करना चाहिए कि प्रोड्यूसर लेवल पे इन्वेंट्री पाइलअप कैसे हो रही है और रिटेलर्स लेवल पे ऑर्डर बुक कैसी है। Then last is seasonal trends. So seasonal trends are highly predictable fluctuations in the quantity of goods and services being produced and consumed owing to their nature. For example, GDP contribution from agriculture is likely to be higher around the period of harvest. ये तो obvious सी बात है. Therefore, agriculture income will vary quarter over quarter based on the sowing and harvest cycle. ठीक है. तो सीजनल क्या होता है? जो भी बिजनेस सीजनल होता है उसके हिसाब से उसका इम्पैक्ट रहता है पूरी इकोनॉमी के अंदर। और इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है एग्रीकल्चर सोइंग एंड हार्वेस्ट का। तो हार्वेस्ट के टाइम पे ये कह रहे हैं कि जीडीपी की फिगर्स जो है वो बेटर रहती हैं उस क्वार्टर के अंदर, और सोइंग सीजन के अंदर जीडीपी की फिगर्स थोड़ी सी वीक रहती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने सारे मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंसिडर करा है, और यही सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये एक कंपनी या एक सेक्टर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज इट फ्रॉम दिस चैप्टर एंड वी मीट विद द न्यू चैप्टर इन नेक्स्ट video. That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.